बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी आपका आज का स्टैट्स का पेपर जो कि गुजरांवाला बोर्ड का 2021 का पेपर है। और ये मैं आपको बता दूं कि काफ़ी इजी पेपर था, या यूं कह लें कि आपकी तैयारी अच्छी थी। खैर, मैं आपके साथ पहले इसका MCQs पेपर शेयर करूंगी और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर आपके साथ सॉल्व करूंगी, ताकि आप देख लें कि आपकी क्या मिस्टेक्स थी या क्या नहीं थी। पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ब्लर है MCQs वाला पेपर, लेकिन इसमें पढ़ा जा रहा है। आप ये देखें, इंक्रीज डिमांड ऑफ आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स ड्यूरिंग समर इज़। जी, अब ये समर सीजन के अकॉर्डिंग कोल्ड ड्रिंक्स की खरीदो फरोख्त, ये आपको पता है सीजनल में आ जाता है, तो ए ऑप्शन इसमें सीजनल आ गई। दूसरा क्वेश्चन है, द सिस्टमैटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ टाइम सीरीज विच फॉलोज रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन आर कॉल्ड। जी, ये रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन आपको पता है टाइम सीरीज के चैप्टर में ये क्वेश्चन है। सिग्नल, बी ऑप्शन इसमें आ जाती है। सिस्टमैटिक कंपोनेंट यानी कि बी ऑप्शन सिग्नल। तीसरा है, द लिमिट्स ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आर। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट्स क्या हैं? 0 टू प्लस इन्फिनिटी। जी, काई स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट्स 0 टू प्लस इन्फिनिटी यानी कि डी ऑप्शन। चौथा पार्ट है, फॉर टू इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स क्यू की वैल्यू क्या होगी? 0। आपको पता है ना, इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हों इट मीन्स उनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्यू इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन, 4 में सी ऑप्शन। पांचवा है, बी इफ बी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 एंड बी वाई एक्स ग्रेटर देन 0 देन आर। आर भी आपको पता है सेम उसमें साइन होता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव साइन। बी, दोनों बी अगर पॉजिटिव हैं तो यकीनन आर भी पॉजिटिव होगा, तो आर ग्रेटर देन 0 यानी कि बी ऑप्शन। पांचवें में बी ऑप्शन आ गई। छठा क्वेश्चन है, व्हेन द टू वेरिएबल्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन द कोरिलेशन इज नेगेटिव। जी, दोनों वेरिएबल्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा हो, तो कोरिलेशन उसमें नेगेटिव हमारे पास आंसर आएगा। आपको पता है ना, कोरिलेशन आर की रेंज -1 टू +1 है, तो ये नेगेटिव आंसर देगा। उसके बाद 7th है, आर ऑलवेज लाइज बिटवीन। सी ऑप्शन है -1 टू +1। ये तो आपको पता है पिछले क्वेश्चन पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहा था, और इसके अलावा पिछले भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। पहला भी हुआ है, दूसरा भी आया है, क्वेश्चंस में आ चुका है। इसके बाद चौथा भी आ चुका है, तीसरा नहीं आया था। उसके बाद पांचवा भी इन अदर सेंस पूछा जा चुका है, और छठा भी आ चुका है, 7th भी आ चुका है। 7वें में सी ऑप्शन है कि आर की रेंज -1 टू +1 है। 8वें में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एच नॉट, कि एच नॉट इनमें से क्या नहीं हो सकता, ये भी आ चुका है। पहले किसी और तरीके से पूछा गया था कि आपको बताया गया था कि एच नॉट में इक्वैलिटी होती है, तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में देखें लेस देन आर इक्वल्स टू, दूसरे ऑप्शन में ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, तीसरे ऑप्शन में इक्वल्स टू, यानी कि पहले तीनों में इक्वालिटी मौजूद है। डी ऑप्शन में नॉट इक्वल लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन इसमें आ गई थी 8 में। नामा क्वेश्चन है, व्हेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 0.01। आपको पता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा को कहते हैं। अल्फा अगर 0.01 है तो वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको पता है 1 माइनस अल्फा को कहते हैं। तो अल्फा अगर 0.01 दिया गया है तो 1 माइनस अल्फा क्या होगा? 0.99। डी ऑप्शन 9th में डी ऑप्शन है 0.99। 10 क्वेश्चन है, पावर ऑफ द टेस्ट इज डिनोटेड बाय। बी ऑप्शन इसमें आ जाएगी 1 माइनस बीटा। जी, आपको पता है ना, टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी बीटा होती है। टाइप 2 एक बड़ा एरर होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को बीटा कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन में जो बीटा है ना, तो उसका ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस बीटा, वो होगा पावर ऑफ द टेस्ट, बी ऑप्शन। 11th क्वेश्चन है, द फार्मूला और फंक्शन दैट इज यूज टू एस्टिमेट अ पैरामीटर इज कॉल्ड एस्टिमेटर। जी, वो फार्मूला या टेक्निक जो हम कह लें कि पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम एस्टिमेटर कहेंगे। बी ऑप्शन, 11 में बी ऑप्शन है। 12 क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 11 भी आ चुका है पहले, लेकिन उसमें एस्टिमेट का पूछा गया था कि उसकी वैल्यू। अभी ये पूछा गया है कि उसका फार्मूला। थोड़ा थोड़ा कह लें कि हल्का सा फ़र्क था। 12 क्वेश्चन है, ये आ चुका है, कल आज सुबह ही मैंने जो वीडियो अपलोड किया उसी में डिस्कस हुआ था। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है,
द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स आर, इसमें ए ऑप्शन है सैम्पलिंग फ्रेम, ये आपको डेफिनेशन में करवाया गया था। 14 है द नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 2, ये तो आपको पता है और ये पहले भी आ चुका है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर्स होते हैं। ए ऑप्शन 14 में अब होता है म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर होता है। 15 में इन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट द नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स, इसमें आज सुबह ही हमने डिस्कस किया था कि MCQs में NC स्मॉल n यूज़ हो रहा है, बी ऑप्शन। 16 है इफ़ एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 40 एंड 25, आपको पता है 40 म्यू है और 25 सिग्मा स्क्वायर है, देन मीडियन क्या होगा, ये भी आज सुबह डिस्कस हुआ था, ये पास पेपर में आ चुका है कि अगर मीन 40 है तो मीडियन भी फिर 40 होगा, डी ऑप्शन 16 में है 40। 17 क्वेश्चन है टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ यूनिटी 1 के बराबर होता है, सी ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये MCQs थे। और जी स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने सब्जेक्टिव पेपर है, इसका मैं आपके साथ सॉल्व करूँगी कि इसमें क्या कुछ आ रहा है। सेक्शन 1 है इसका, 2 में फर्स्ट पार्ट देखें, डिफाइन द नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग लिखना था डेफिनेशन। व्हाट इज़ सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल, ये भी 10 चैप्टर में स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल स्टार्ट की डेफिनेशन में से है। तीसरा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल कर्व विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, जी ये आपके साथ डिस्कस किया जाएगा अभी। जी इसमें थर्ड पार्ट है 1/√2 पाई सिग्मा e की पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, पुट म्यू इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब ये पुट किया गया इसमें यहाँ पे तो ये z बन गया और ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। जी स्टूडेंट्स, इसमें चौथा क्वेश्चन है, पार्ट है चौथा पार्ट, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अभी इसका फोर्थ का सॉल्यूशन ये है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन when n approaches to infinity and p approaches to 0, so np approaches to small value, then binomial distribution tends to normal distribution। ये आपको मैंने लिखवाई थी डेफिनेशन इसकी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रिलेशन है, ये शायद आज सुबह ही या कल मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। जी अभी पांचवा क्वेश्चन है, इफ़ x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 100 इसका म्यू है एंड 25 सिग्मा स्क्वायर इसका 25 है, फाइंड सेकंड एंड फोर्थ मोमेंट्स अबाउट मीन। जी इसका आंसर हम सॉल्व करते हैं। जी इसका पांचवा पार्ट है, x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 100 एंड 25, ये इसका सोल्यूशन है पांचवें पार्ट का। म्यू 2 पूछा गया है, म्यू 4 पूछा गया है, सेकंड मोमेंट एंड फोर्थ मोमेंट। वी नो दैट म्यू 2 आपको पता है सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है और सिग्मा स्क्वायर की ये वैल्यू 25 लिख दी गई है। म्यू 4 आपको पता है इसका फार्मूला, ये 10 चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ में फार्मूला था 3 सिग्मा की पावर 4 और उसको ये लिख दिया गया है सिग्मा स्क्वायर एंड स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पुट की गई, इसको स्क्वायर लेके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये म्यू 4 का ये आंसर आ गया। ये 2 आंसर्स इसके रिक्वायर्ड हैं। अभी इसका 6 पार्ट है, प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.46 इज इक्वल टू 0.9279। जी ये मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, सॉल्व करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, इस पार्ट का आंसर हम ऐसे करेंगे कि ये हमें क्वेश्चन में चूंकि स्टेटमेंट दी गई है ये हम लिख लेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया और इसको सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन समथिंग a की वैल्यू अगर है तो आपको पता है फार्मूला फाई ऑफ a के बराबर होता है, फाई ऑफ दिस वन, और इसको हम टेबल नंबर 9 में देखेंगे। इसको टेबल नंबर 9 में देखेंगे, 1.4 को 6 में देखेंगे जाकर तो 0.9279 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने ये प्रूव कर दिया है, ऐसे ये प्रूव करना था। जी स्टूडेंट्स, अभी इसका 7th पार्ट है, एलिब्रेट द टर्म एस्टिमेशन। तो इसमें 14 चैप्टर का ये डेफिनेशन है, एस्टिमेशन की डेफिनेशन नहीं 12 चैप्टर
रिग्रेशन नहीं है, एस्टिमेशन। 12 चैप्टर में एस्टिमेशन की डेफिनेशन है, ये आपने इसमें लिखनी थी। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, 8th पार्ट, व्हाट इज़ मेंट बाय क्रिटिकल रीजन। ये क्रिटिकल रीजन की भी डेफिनेशन आपको लिखवाई गई है, ये 13 चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद 9th पार्ट है, गिवन n इज इक्वल्स टू 16, x बार इज इक्वल्स टू 52.5 एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 10 एंड 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0.90। कंप्यूट द 90% लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट फॉर म्यू। जी ये मैं आपके साथ सॉल्व करती हूँ। जी इस पार्ट का सोल्यूशन ये है, गिवन दैट n की वैल्यू गिवन है, x बार, ये सब आप लिख लें, क्वेश्चन में जो गिवन है ये सब आप लिख लें। और लोअर क्लास इंटरवल पूछा गया है। जी स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको लोअर की तरफ ध्यान ना गया हो। लोअर क्लास इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू, आपको पता है वैसे तो फार्मूला x बार प्लस माइनस z1 माइनस अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर √10 होता है, तो सिर्फ हमने माइनस वाला यूज़ करना है, प्लस वाला नहीं, क्योंकि लोअर का इसमें मौजूद है टर्म। तो x बार की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लें, सिग्मा की जगह उसकी वैल्यू, n की जगह उसकी वैल्यू, और 1 माइनस अल्फा बाय 2 इसको सॉल्व करना है। क्योंकि हमें गिवन 1 माइनस अल्फा है, वो उसमें से अल्फा की वैल्यू ऐसे निकालनी है, अल्फा डिवाइड बाय 2 किया, 1 माइनस अल्फा बाय 2 0.95, इसको इधर रखा और टेबल नंबर 10 से जब देखा तो 1.645, इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया था इसका, माइनस वाली टर्म का। स्टूडेंट्स अभी इसका 10th पार्ट देखें, डिस्क्राइब द टर्म सिंपल हाइपोथेसिस। जी ये 13 चैप्टर का क्वेश्चन है, सिंपल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन उधर मौजूद है, आप बुक पे देखें। उसके बाद इसका 10 के बाद 11th पार्ट है, एलेबरेट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये अल्फ़ा को कहते हैं, ये भी डेफिनेशन इसकी मौजूद है। उसके बाद इसका आखिरी पार्ट 12th पार्ट है, गिवन एज नॉट गिवन है, म्यू इज इक्वल टू 12 एंड म्यू इज़ ग्रेटर देन 12, और n है 64 और x बार की वैल्यू है 15 और सिग्मा की वैल्यू है 10। कैलकुलेट करना है ZC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, इस पार्ट का आंसर है एज नॉट, इसमें म्यू इज इक्वल टू 12 एंड म्यू ग्रेटर देन 12 दिया गया है, n x बार सिग्मा ये दिए गए हैं, और ZC पूछा गया है। तो ZC का फार्मूला x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर √10 होता है। इसमें ये सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है, तो ZC का आंसर 2.4 आ जाएगा। आई होप आपका ये ठीक हुआ होगा। जी स्टूडेंट्स, इसमें 3 का तीसरे क्वेश्चन में पहला पार्ट है, व्हाट इज सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये आपको डेफिनेशन 11 चैप्टर से आई है, विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन ये आपको लिखवाई गई है, आप जाके देखें क्या लिखी हुई थी इसमें। सेकेंड ऑप्शन है, डिफाइन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये भी डेफिनेशन आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की लिखवाई गई है, बुक पे देख लें कि इसमें क्या लिखना था। तीसरा पार्ट है, गिवन दैट n इज इक्वल्स टू कैपिटल N इज इक्वल्स टू 400, स्मॉल n इज इक्वल्स टू 100 इफ सिग्मा स्क्वायर x बार इज इक्वल्स टू 20 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर व्हेन सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट। जी सैम्पलिंग जब विदाउट रिप्लेसमेंट की जाए तो उसके बारे में पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। जी थर्ड पार्ट में ये गिवन इन्फॉर्मेशन है और ये हमने ऐसे लिख लेनी है, और उसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए है तो फार्मूला हमें पता है विदाउट रिप्लेसमेंट का, वेरिफिकेशन का फार्मूला सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर n माइनस स्मॉल n माइनस 1, और आपने ये सब वैल्यूज़ इसमें पुट की, इसको सॉल्व करना है आपने। ये 0 0 इससे कैंसिल हो गए और ये इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, और ये 3 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर का आंसर इसमें ये आ गया। आई होप आपका यही आंसर आया होगा। जी स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है डिफाइन सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम इसका चौथा कह लेंगे पार्ट है, डिफाइन सैम्पलिंग फ्रेम। ये सैम्पलिंग फ्रेम आपको 11 चैप्टर की एक डेफिनेशन है, ये भी लिखवाई गई है या बुक में भी लिखी है, आप उसमें से देख सकते हैं कि इसमें आपने क्या लिखना था। 5वां पार्ट है, डिफाइन पैरामीटर, इज इट आर रैंडम आर कॉन्स्टेंट। तो पैरामीटर के बारे में भी आपको डेफिनेशन मौजूद है और आपको पता नहीं ये कॉन्स्टेंट है, ये बार बार बताया गया है। उसके बाद छठा इसका पार्ट है, राइट डाउन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। ये भी सैम्पलिंग एडवांटेजेस आपको बताए गए थे कि टाइम सेविंग होता है, लेबर इसमें बचती है, इसके अलावा एक्यूरेसी वगैरह ये सब लिखा गया, फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक है, ये आप देख लें जाके 11 चैप्टर की डेफिनेशंस में से। बट अगला पार्ट है 7th पार्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ये 14 चैप्टर में डेफिनेशन है, ये वहाँ से लिखनी थी। उसके बाद
8th पार्ट है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। जी एक्स ऑन वाई की इक्वेशन तो आपको पता है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। व्हाट इज़ द इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द लाइन इन द इक्वेशन। आपको पता है इसमें इंटरसेप्ट क्या है ए और उसमें स्लोप है बी। जी 9th पार्ट है डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये भी डेफिनेशन कह लें कि 14 चैप्टर की डेफिनेशन है। ये आपने वहाँ से जाकर लिखनी थी, आप देख लें एक बार खोल के। उसके बाद 10th ऑप्शन है इसमें इफ़ बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.10 एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू -0.50 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। जी अब इसका ये पार्ट है बी, इसमें ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन दोनों आपने लिख लेनी है और आर पूछा गया है। तो वी नो दैट आर का फार्मूला आपको पता है, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और आपने ये दोनों वैल्यूज़ पुट की तो ये हमारा आर का आंसर आ गया। उसके बाद जी उसके बाद 11th पार्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज़ीरो कोरिलेशन, कि ज़ीरो कोरिलेशन का क्या मतलब है। तो ज़ीरो कोरिलेशन का मतलब ये है, ये भी बल्कि मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि इसमें क्या। जी स्टूडेंट्स इसमें ज़ीरो कोरिलेशन का मतलब क्या है, मींस देयर इज़ नो कोरिलेशन या नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसका ये मतलब है दैट इज़ बोथ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, कि वो दोनों आज़ाद हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसका लास्ट पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनवर्स कोरिलेशन। तो डायरेक्ट कोरिलेशन में आपको पता है दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, इनवर्स में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, उसको नेगेटिव कोरिलेशन भी कहते हैं। खैर ये वहाँ पे मौजूद है आपका कोरिलेशन के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 ही है, आप उसमें जाकर देख लें कि डायरेक्ट कोरिलेशन का क्या मतलब है एंड इनवर्स का। उसके बाद 4th इसका क्वेश्चन आ जाता है, इसके सारी की सारी ऑप्शन सारे कह लेंगे इसके पार्ट्स जो हैं उसमें डेफिनेशंस ही हैं। डिफाइन द टर्म एट्रीब्यूट, ये 15 चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको पता है एट्रीब्यूट क्या होता है, कि वो क्वालिटेटिव को मेजर करता है, उसमें आप जाकर डेफिनेशन देखें उसकी। दूसरा पार्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय नेगेटिव एसोसिएशन। नेगेटिव एसोसिएशन का क्या मतलब है, ये भी आप जाके देखें 15 चैप्टर में लिखा होगा। डिफाइन रैंक कोरिलेशन, ये भी 15 चैप्टर 15.3 का क्वेश्चन है। डिफाइन अ कॉन्टिजेंसी टेबल, ये भी 15 का में से आया है क्वेश्चन। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़, ये भी आपको पता है कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़ क्या हैं, 4 ही कंपोनेंट्स हैं टाइम सीरीज़ के, चारों डिस्कस किए गए हैं 16 चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में ही क्वेश्चन है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेकुलर ट्रेंड, सेकुलर ट्रेंड के आपको पता है 2 एग्जाम्पल्स वहाँ पे मौजूद हैं लिखी हुई, आप जाके देख लें कि आपने क्या लिखा है। नेम द 2 मेथड्स यूज टू मेजर द सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड को के 4 आपको पता है मेथड हैं, फ्री हैंड कर्व, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड। इनमें से कोई से 2 नाम लिखने थे। सेकंड लास्ट है व्हाट इज़ अ टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ आपको 16 चैप्टर में डेफिनेशन है। व्हाट इज़ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये भी आपको कह लेंगे 16 चैप्टर में ही इसका मेथड है। आई होप आपको इसकी सब की समझ आ गई होगी। ये तो से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेक्शन 1। अभी मैं आपके साथ सेक्शन 2 डिस्कस करूँगी। जी स्टूडेंट्स अभी मैं आपके साथ सेक्शन 2 इसका करूँगी सॉल्व। इसका 5 का ए पार्ट देखें। 5 का ए पार्ट लिखा है गिवन दैट म्यू इज इक्वल्स टू 300, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, फाइंड Q1 एंड Q3 ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी ये क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने अभी सॉल्व करती हूँ। जी ये 5 का सलूशन आपके सामने है, 5 के ए पार्ट का। इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन को ऐसे लिख लिया गया है और जो पूछा गया है वो लिख लिया गया है। वी नो दैट Q1 का आपको ये फार्मूला पता है, म्यू प्लस माइनस 0.6745 सिग्मा, ये Q1, ये Q3 का फार्मूला है। इस तरह Q1 इक्वेशन 1 2 देनी थी। पुट वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू 300 और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू इसमें 10। ये सिग्मा स्क्वायर 100 है तो सिग्मा की वैल्यू, ये इसमें सिग्मा की वैल्यू 10 हो गई उसका अंडर रूट लेने से। अब ये दोनों वैल्यूज पुट की गई तो ये आंसर आ गया Q1 का एंड Q3 का। आई होप आपके यही आंसर्स आए होंगे। उसके बाद जी अब देखें इसके बी पार्ट पे, 5 का बी पार्ट है इफ़ x इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन इज इक्वल्स टू 100 एंड वेरिएंस इज इक्वल्स टू 22.5, यानी कि वेरिएंस आपको पता है सिग्मा स्क्वायर होता है। और पूछा क्या गया है फाइंड मीडियन
पहले पार्ट में मीडियन पूछा गया है और दूसरे पार्ट में 95th परसेंटाइल पूछा गया है। तो ये मैं आपके सामने अभी सॉल्व करती हूँ। आप देखें ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है जी। ये इसका बी पार्ट एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 122.5, ये म्यू की वैल्यू, ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, इसमें मीडियन पूछा गया है एंड 95th परसेंटाइल पूछा गया है। एज वी नो दैट ये इसका सोल्यूशन है कि आपको पता है मीन मीडियन मॉड तीनों बराबर होते हैं, बराबर म्यू के होते हैं और म्यू 100 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में मीडियन का आंसर ये था 100 और 95th परसेंटाइल को ए का नाम दिया जाना था, या नाम भी देते आप कोई और नाम दे देते। और इसके ये स्टेटमेंट्स आपको पता है ना, परसेंटाइल की वजह से लेस का साइन आता है, इज इक्वल टू 0.95 यहाँ पे लिखना था, इसको एक्स को जेड में कन्वर्ट करना था, कैसे, माइनस म्यू और डिवाइड बाई सिग्मा करके। उसके बाद इसमें ये ऐसे सॉल्व करना था आपने, इसको फार्मूला इस पर अप्लाई करना था, फाई कर देना था, फाई ने इधर आके इन्वर्स होना था, इसको टेबल नंबर 10 से देखनी थी, ये वैल्यू आनी थी और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और -100 को इधर आके प्लस करना था, तो ये ए की वैल्यू आ जानी थी x 0.95। जी स्टूडेंट्स, अभी 6 का ए पार्ट देखें, लिखा है ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट का ये क्वेश्चन है। फ्रॉम पॉपुलेशन 145 फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर इन ईच सैम्पल, form the sampling distribution of sample proportion and find the mean of this distribution. Also calculate population proportion of odd number and verify that mu p is equals to pi। जी ये क्वेश्चन आपका 11th चैप्टर का है जिसमें प्रोपोर्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये मैं आपके सामने भी सॉल्व करती हूँ। आप देखें इसमें 6 का ए पार्ट है, गिवन दैट एंड ये सारी वैल्यूज लिख ली गई, विदाउट रिप्लेसमेंट था, ऑड नंबर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। टोटल पॉसिबल सैम्पल इसमें NP 6 आए और ये सैम्पल्स ऐसे बनने थे, ये देखें 6 सैम्पल्स बन गए हैं, यानी कि 1 ये 1 1 4 1 5 4 1 4, यानी 4 के साथ 4 रिपीट नहीं होगा, 4 5 5 के साथ 5 रिपीट नहीं होगा, 5 1 एंड 5 4। और प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर, तो इसमें ऑड नंबर 1 है तो 1/2, इसमें ऑड नंबर दोनों ऑड नंबर हैं 2/2। इस तरह करके प्रोपोर्शन बनाने थे। फिर उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P 0/2 1/2 2/2 और ये फ्रिक्वेंसी, ये टैली भी आप बना सकते थे फ्रिक्वेंसी। फिर f ऑफ P ऐसे बनना था, P f ऑफ P, ये इसका आंसर ये आया। सैम्पलिंग रिजल्ट का आंसर 8/12 आया और पॉपुलेशन रिजल्ट का आंसर कैपिटल में x/n 2/3 आया, जो कि इसमें से था कि ऑड नंबर इसमें 2 हैं 2/3। उसके बाद इसमें वेरिफिकेशन ऐसे करनी थी, म्यू p इज इक्वल्स टू पाई 8/12 2/3 एंड दोनों इक्वल हो गए हैं, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपका ये ठीक होगा। जी इसमें 6 का बी पार्ट पे आ जाएं। इन एन इन्फिनिट पॉपुलेशन म्यू की वैल्यू 50 दी गई है और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 250 दी गई है और स्मॉल एन इसमें 1250 है। फाइंड करने को कहा गया है म्यू एक्स बार एंड सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। तो ये दो चीज़ें पूछी गई हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 11 चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके वेरिफिकेशन को फार्मूलाज को यूज़ करके करना है। मैं आपके सामने भी सॉल्व करती हूँ, आप देखें। जी अभी 6 का बी पार्ट में गिवन इन्फॉर्मेशन को आपने इस तरह से लिख लेना है और ये दोनों चीज़ें पूछी गई हैं और इनके फार्मूलाज हमें पता है। म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये आंसर आ गया। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। इसमें कुछ नहीं दिया गया ना, विद रिप्लेसमेंट है ये विदाउट, तो आपने विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला यूज़ करना होता है जब कुछ ना दिया गया हो। सिग्मा स्क्वायर ओवर एन ये वैल्यूज पुट की तो ये आंसर आ गया। आई होप आपके यही दोनों आंसर्स आए होंगे, ये दोनों। जी स्टूडेंट्स इसमें 7 का ए पार्ट देखें। आ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n1 इज इक्वल टू 120 फ्रॉम अ पॉपुलेशन यील्डेड द सैम्पल वैल्यूज x1 बार इज इक्वल टू 509, s1 स्क्वायर इज इक्वल टू 950। आ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n2 इज इक्वल टू 100 फ्रॉम अनदर पॉपुलेशन यील्डेड x2 बार इज इक्वल टू 447 एंड s2 स्क्वायर 876। फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2। जी स्टूडेंट्स इस तरह के रेड निशान लगाया गया है, क्योंकि ये स्मार्ट सिलेबस से नहीं आया। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए क्योंकि ये स्मार्ट सिलेबस में से नहीं आया। जो स्मार्ट सिलेबस दिया गया था ये उस एक्सरसाइज में से नहीं आया। ये 12 चैप्टर का क्वेश्चन है और 12 पॉइंट जो आपको छुड़वा दी गई थी स्मार्ट सिलेबस में, ये उसमें से क्वेश्चन आया है। आप जाके खोल के देख लें बेशक कि 12 चैप्टर की आई थिंक ये एक्सरसाइज 12.4 है
या जो आपको छुड़वा दी गई थी, आई थिंक 12.4 ही बनती है, आप एक बार चेक कर लें। उसमें से ये क्वेश्चन आया है जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है जी, ये 12.4 ही बनता है। तो ये मैं आपके सामने वैसे सॉल्व करती हूँ, लेकिन देखें शायद इसकी कंप्लेंट और भी लोगों ने की हो, करते हैं, देखते हैं फिर इसका क्या बनता है। ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो फिर उसके फुल मार्क्स मिल जाते हैं जिस स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हो। खैर मैं आपके सामने ये सॉल्व करती हूँ, आप देखें जी। इसमें 7 का ए पार्ट में ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू दे दी गई है। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 ये पूछा गया है, और इस तरह से इसको सॉल्व करके ये 0.975 को टेबल से देखना है। ये फार्मूला इसका लिख लिया गया है, यहाँ पे S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर ये फार्मूला यूज़ हुआ है, ये सब वैल्यूज़ पुट की तो ये आंसर आ गया 53.99 एंड 70.004। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। जो इसमें लिखा है टेबल नंबर 10 में इसकी वैल्यू देखी गई थी 1.96। स्टूडेंट 7 का बी पार्ट पे आ जाएं। अ बास्केटबॉल प्लेयर हैज़ हिट on 60% of his shots from the floor. If on the next 100 shots he makes 70 baskets, would you say that his shooting has improved? ये 13 चैप्टर का क्वेश्चन है। वैसे तो आपने शायद ये छोड़ दिया हो चॉइस पे, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये सॉल्व करती हूँ, आप इसको देख लें। अगर जिस स्टूडेंट ने सॉल्व किया हो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है कि वो चेक कर लें अपनी मिस्टेक्स। 7 का बी पार्ट का सोल्यूशन, इसमें सारे 6 स्टेप्स हैं। हाइपोथेसिस, इसमें लेस दैन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर लिखा, अल्फ़ा की ये वैल्यू है, जेड का ये फार्मूला लगाया, कैलकुलेशन इसमें ये सब वैल्यूज़ पुट की। पी की वैल्यू का आंसर 0.7 आ गया, 70 और 100 करके ये पुट किया, और ये जेड सी का ये आंसर आया। फिर उसको क्रिटिकल रीजन में पुट किया ग्रेटर के साथ, तो ये टिक हो गया था क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू है। सो कंक्लूजन इसका निकला था, सो वी रिजेक्ट एच नॉट जी। इसमें 8 का ए पार्ट पे आ जाएँ। शो दैट समीशन y माइनस वाई हैट इज इक्वल टू 0 फॉर द फॉलोइंग डाटा। जी स्टूडेंट्स, इसमें x और y का कॉलम गिवन है। ये आपका 14 चैप्टर का क्वेश्चन है, और इसमें y माइनस वाई हैट यानी कि इनडायरेक्टली y की रिग्रेशन लाइन पूछी जा रही है। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स फाइंड करेंगे तो y हैट का कॉलम बनेगा, फिर आप y माइनस वाई हैट कर सकेंगे। तो ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। ये 14 चैप्टर का क्वेश्चन है, रिग्रेशन जी। 8 के ए पार्ट का सोल्यूशन, x का कॉलम लिख लिया, y का कॉलम लिख लिया, x y को मल्टीप्लाई कर लिया, x स्क्वायर बना लिया। उसके बाद आपने ये प्रूफ चूँकि करना था, तो पहले नंबर पे इसके लिए इक्वेशन निकालनी है। ये y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, बी का ये फार्मूला आपको पता है, और b का ये रिज़ल्ट 1.7। आई होप आपका यही निकला होगा, क्योंकि इसमें ये सम आए हैं 15, 30 इसके सम, और 107 एंड 55 इसका सम x स्क्वायर का। a का रिज़ल्ट ये आ गया 0.9, और b का रिज़ल्ट ये आ गया। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इस x की जगह बारी बारी ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी थी x की, तो y हैट का ये कॉलम बन गया। उसके बाद y माइनस वाई हैट, इस y में से y हैट को माइनस किया तो ये कॉलम बन गया, और उसका जमा देखें 0 आया है। और यही प्रूव करना था कि समेशन y माइनस वाई हैट इज इक्वल टू 0 जी। इसमें 8 का बी पार्ट पे आ जाए। द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसेस x and cost of producing unit y were made as n की वैल्यू गिवन है, समेशन x 20 गिवन है, समेशन x स्क्वायर 110 गिवन है, समेशन y 25 गिवन है, समेशन y स्क्वायर 162 गिवन है, एंड समेशन x y इज इक्वल टू 132 गिवन है। ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, और r की वैल्यू पूछी गई है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जी। ये आपका 14 चैप्टर का ही क्वेश्चन है, r की वैल्यू पूछी गई है। ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ जी। इसके 8 के बी पार्ट में ये चीज़ें गिवन थी, लिख ली गई, और आर पूछा गया है। वी नो दैट आर इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, और ये लिख लिया गया। ये सारी वैल्यूज इसमें फार्मूले में पुट करनी है, और ये आर का आंसर 0.92 आ गया। आई होप आपका यही आंसर आया होगा जी। स्टूडेंट्स, इसमें 9 का ए पार्ट भी स्मार्ट सिलेबस के अलावा आया है। ये वो एक्सरसाइज है 15.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, जो कि आपको पूरी छुड़वा दी गई थी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें से ये क्वेश्चन आ गया है। अब इसके बारे में भी कंप्लेंट शायद हुई हो, और शायद हम भी करें नेक्स्ट, तो देखें क्या बनता है। अगर तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली कंप्लेन, तो फिर ये जिसने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उसको फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। खैर देखते हैं इसके बारे में क्या होता है, लेकिन मैं आपको सामने सॉल्व करती हूँ ये क्वेश्चन। जिसने
जी ये 9 का ए पार्ट हाइपोथेसिस, इसमें अटैक ऑफ डिजीज़ एंड वैक्सीनेशन आर इंडिपेंडेंट लिखना था और इसमें नॉट इंडिपेंडेंट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये था, टेस्ट स्टैटिस्टिक इसमें ये यूज़ होना था, वी इसमें ये आना था। और उसके बाद कैलकुलेशन में आपका ये ऑब्जर्व टेबल और ये एक्सपेक्टेड टेबल आ गया, और फिर उसके बाद एफ ओ एफ ई का कॉलम, और फिर ये बनाना था इसका आंसर का स्केयर का 166.87 आया है। आई होप आपका यही आया होगा। और 166.87 ग्रेटर देन का स्केयर, वी का ये आंसर है, वी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और ये टिक हो गया, सो वी रिजेक्ट दिस नोट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 9 का बी पार्ट। फिट अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स टू द फॉलोइंग डाटा टेकिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर बी एक्स बींग 1 ईयर। ये 16 चैप्टर का क्वेश्चन है, टाइम सीरीज़ का। इसमें ईयर का कॉलम दिया गया है और प्रॉफिट यानी कि y का कॉलम दिया गया है। x का कॉलम इसमें बनाने की टेक्निक होगी, और ये y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स निकालना है। ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, आप ये देखें। जी 9 का बी पार्ट में ईयर कॉलम गिवन है, y गिवन है, x हमने खुद बनाना है क्योंकि कुछ नहीं उन्होंने कहा, तो हमने सेंटर में ओरिजिन ले लिया और 1 यूनिट पे आपने लेना था, तो 1 ईयर पे 1 यूनिट लेना था, -1 -2 +1 +2। फिर ये एक्स का कॉलम बन गया। यही बनाने की बस टेक्निक होती है, एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर लिया, क्योंकि हमने ये इक्वेशन बनानी है। इसमें बी का फार्मूला लिखा, बी का ये आंसर 2.7 आ गया, ए का ये फार्मूला लिखा, ए का आंसर 96 आ गया। आपने ये दोनों वैल्यूज पुट की तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। आई होप आपका यही आंसर आया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर ठीक हुआ होगा और कोई मायूसी नहीं हुई होगी आपको। है जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के बाहर से आए हैं उसके बारे में देखें फिर क्या बनता है। कंप्लेंट लोगों ने भी की होगी, देखें, ट्राई करते हैं, हम भी करते हैं। अल्लाह हाफिज़।